फरवरी 1989 की एक सुबह एक बड़ी अजीब सी घटना हुई जब न्यूजीलैंड के रोटोरुआ शहर से एक शख्स अपनी गाड़ी चलाकर ऑकलैंड सिटी पहुंचा। सामान्यतः ये सफर 3 घंटों का ही होता है, पर जब वो ऑकलैंड पहुंचा तो वहां पर उसे लोगों से हंसी, खुशी, दुख और चिंता जैसी तमाम प्रतिक्रियाएं मिली। और तो और वहां की पुलिस भी उससे मिलने पहुंची। वो अपना ये सेलिब्रिटी स्टेटस कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने लोगों से उसका कारण पूछा। तब उसे बताया गया कि वो 10 दिनों से लापता था। 3 घंटों का यह सफर आखिर 10 दिनों में कैसे तब्दील हो गया? इस सवाल का जवाब तो खुद वो एलेक न्यूलैंड नाम का शख्स ही दे सकता था, मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे खुद ये मालूम नहीं था कि वो 10 दिनों से कहां था। जब उसके परिवारजनों ने इसके बारे में पूछा तो उसने किसी को भी सीधा सा जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उसे भारी सरदर्द, बुखार और कमजोरी ने जकड़ लिया। ये सिलसिला कुछ दिन यूं ही चला। फिर एलेक को धीरे धीरे चीजें याद आना शुरू हुई। आखिरकार उसने जो बताया वो न सिर्फ उसके परिवार वालों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि उसे एलियंस ने किडनैप कर लिया था। मैं एक पल पहले ही कार चला रहा था, फिर अगले ही पल कार का नामो निशान नहीं था। मैं अपने शरीर को फील नहीं कर पा रहा था, जैसे अमूमन मौत के बाद होता है। मुझे जैसे किसी ने जकड़ लिया था। मैंने अपनी किताब में भी बताया है कि जैसे कोई ठोस चीज मुझ में बची ही नहीं थी। मैं अपने आसपास कुछ हवा में लटके अजीब सी आकृतियों वाले चमकदार प्राणियों को ही देख पा रहा था। मेरे आसपास कोई दीवार नहीं थी। वो काफी बड़ी जगह थी जहां वे प्राणी मौजूद थे। ये एलेक का इंटरव्यू है जिसमें वो अपनी गुमशुदगी के बारे में बता रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो मर चुके हैं और ये उनकी आत्मा है जो इस दुनिया से उस दुनिया में जा रही है। कुछ अजीब से प्राणी उनके सामने आते हैं। पहले लगता है कि वो भूत है, पर मरने के बाद भूतों के दिखने जैसी बात उन्हें अजीब लगी। वे प्राणी काफी औसत कद वाले, पतले, बड़े सर और आंखों वाले थे। इंसानों की तुलना में उनका सर काफी बड़ा था और तब उन्हें यह आभास हुआ कि वो शायद एलियंस हैं। वे कुछ ऐसे दिखते थे। भले ही वे उन्हें सीधे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, पर उनकी बात सीधे एलेक के दिमाग में पहुंच रही थी, जैसा आमतौर पर टेलीपैथी में होता है। उसने मुझे वेलकम कहते हुए कहा कि मैं इस जगह का रक्षक हूं। तुम्हें हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए चुना गया है, इसलिए शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। वैसे जो सूट तुम्हें दिया गया है उसे पहन लो, वो तुम्हें हमें और हमें तुमको समझने में मदद करेगा। ये किसी एलियन ने उसे कहा था और साथ ही चेताया था कि अगर एलेक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। पर उन्हें आशा थी कि एलेक रुकेंगे, क्योंकि उन्हें एलेक को दुनिया भर के बारे में तमाम रहस्यमयी बातें बतानी थी, जिससे इंसानी समाज आगे बढ़े। इस अजीब सी मुलाकात के बाद वे उसे अपनी सिटी ले गए। एलियन सिटी के बारे में एलेक अपनी किताब में लिखते हैं कि वो जगह इतनी बड़ी और साफ सुथरी थी कि वो उसके अंतिम छोर को देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने इन अजीब अनुभवों को अपनी किताब को-एवोल्यूशन एंड इंटरप्लैनेटरी एडवेंचर में विस्तार से लिखा है। गूगल द्वारा आप इसे मंगाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। एलेक के एलियन सिटी के विवरण के सामने इंसानी शहर और इमारतें काफी फिजूल लगते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो हमने पृथ्वी पर काफी बड़े शहरों और इमारतों को देखा है, पर जिस जगह से मैं होकर आया हूँ उसका दूर दूर तक कोई अंत नहीं था। वो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई थी। उसका एक छोर देखना मेरे लिए जैसे नामुमकिन था। पर जमीन के छोटे से हिस्से में ही शहर बसा था, और वो चीज जिसने मुझे बहुत चौंकाया था वो था इमारतों का छोटा होना। वे इमारतें सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और टिंटेड ग्लास जैसे मटेरियल से बनी हुई थी। मैं तो उन इमारतों के सबसे ऊंचे छोर को देख भी नहीं पा रहा था, पर मुझे समझ आ चुका था कि वे इमारतें पिरामिड, गोल और अजीब से शेप्स की हैं, और उनके ऊपर एंटीना जैसे घुमावदार टावर थे। सारी इमारतें जैसे एक बड़े से लाइट बल्ब सी लगती थीं। अपनी किताब में एलेक ने उन इमारतों की ड्राइंग्स को दर्शाया है। उन्होंने न सिर्फ उनके आर्किटेक्चर बल्कि अपने रहने वाले रूम और घर के बारे में भी लिखा है,
जिसकी खूबसूरती ने उन्हें खासा प्रभावित किया था। पर उनको वहां सिर्फ घुमाने के लिए नहीं ले जाया गया था, बल्कि उन्हें वो नॉलेज देने के लिए लाया गया था जिसे परग्रही शायद आगे पहुंचाना चाहते थे। एलियंस के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं जिनके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। ये सब जानकारियां कुछ खास लोगों से बने ग्रुप कंट्रोल करते हैं, जो हर हाल में उसे बाहर आने से रोकते हैं। पर सच कहूं तो इस हिस्से को पढ़कर मुझे इस कहानी पर थोड़ा भरोसा होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि हमारे यूनिवर्स की ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं और बाकी जनता बस अपने कयास लगाती है। पर हाँ, जब एलियंस ने ये नई जानकारी उन लोगों को भी दी होगी, तब शायद शर्त रखी होगी कि उसे सबको बताया जाए। पर अब शायद प्लान बदल चुका है और एलियंस ने एलेक के सामने 2 मानव प्रजातियों का जिक्र किया, पहली होमो सेपियंस और दूसरी क्रोमो मैग्नम। और जहां तक मुझे पता है, होमो सेपियंस और क्रोमो मैग्नम दोनों मानव इतिहास की मुख्य कड़ियां रही हैं। 70,000 साल पहले क्रोमो मैग्नम की पहेली को सुलझाने के प्रयास शुरू हुए और पता चला कि वो हमारी पहली इंसानी प्रजाति नहीं थी, पर वो जरूर पहली ऐसी प्रजाति बनी जिसके पास विकासशील शरीर था और वो अपने भीतर किसी बॉडीलेस शक्ति को रख सकती थी। शायद आपको मालूम ही हो कि दुनिया का लगभग हर धर्म इस बात को मानता है कि हमारे पास एक शरीर और एक आत्मा होती है। ईसाई मानते हैं कि शरीर से ऊपर आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ इस्लाम में भी है। पर कुछ सिरफिरे लोगों ने बातों का मतलब बदलकर दूसरों को आत्मघाती हमलावर बना दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि असल में मरने के बाद ऊपर उनकी आत्मा को बेहतर जीवन मिलेगा। ये शरीर तो बस एक कंटेनर है। हमारा असली जीवन तो मरने के बाद शुरू होता है। ये जीवन तो बस एक छलावा है। ये दुनिया काफिरों की है और मुसलमानों के लिए नरक जैसी है। हमें सब्र करके जीना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें एलियंस एलेक को बता रहे थे। क्रोमो मैग्नम बनने के बाद उन्होंने ऐसी स्पीशीज बनाई जो पहले सीखी गई बातों को याद रख सके और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। मतलब दिमाग का विकास इस स्तर पर हो जाए कि आगे विकासशील परिवर्तन की जरूरत ना पड़े। इस प्रजाति को अपने अगले विकास से पहले जितने भी ज्ञान की जरूरत पड़नी थी, वो सब पृथ्वी पर भविष्य की उसी स्पीशीज के पास मौजूद था, जिसे आगे चलकर होमो सेपियंस कहा गया। और वो एक एलियन जिसने सबसे ज्यादा जानकारी एलेक को दी, वो जीना नाम की फीमेल एलियन थी। उसने बताया कि कैसे उसके कुछ पूर्वज पृथ्वी पर आए थे, जिनमें से कुछ वहीं रुके और कुछ वापस आ गए। जो रुके उन्होंने कुछ पिरामिड और दूसरी ऐतिहासिक चीजें बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर हमें इशारा दे सकें। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सच में काफी सुंदर और खास है और इसी वजह से कई सारी परग्रही शक्तियां इस पर राज करना चाहती हैं। किताब के इस हिस्से को पढ़ते हुए मुझे डीसी कॉमिक्स के डार्क साइड और मार्वल्स के लोकी की बात याद आ गई थी। उसने एलेक को एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने पृथ्वी पर आई डार्क फोर्स के बारे में बताया, जो पृथ्वी पर अपना राज करना चाहती थी और ऐसा करने में सफल भी हुई। जीना के अनुसार वो डार्क फोर्स आज भी हमारे बीच मौजूद है। जब डार्क फोर्स ने पृथ्वी पर कब्जा किया, तब उसे समझ आ गया कि उसने एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को शुरू कर दिया है। यहाँ के लोग और कुछ खुफिया शक्तियां डार्क फोर्स जितनी ही ताकतवर थी, इसलिए इंसानों को कंट्रोल करने के लिए उसने कई चालें चली और जब वो कामयाब हुई तो उसने इंसानों की शक्तियों के बुनियादी ढांचे को ही कमजोर कर दिया, जिससे मानव शक्ति और ज्ञान के मामले में हजारों साल पीछे पहुंच गए और आज के इंसान बन गए जो कि अपनी शक्तियों का बस 1% का ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस डार्क फोर्स ने वर्षों से ऐसी योजनाएं बनाई कि इंसान वक्त के साथ और कमजोर होता जाए, क्योंकि वो परम ज्ञान का जानी दुश्मन है जो पृथ्वी के हर हिस्से में फैला है पर इंसान की पहुंच से बाहर है। इस हिस्से को पढ़ने के बाद मैं दुनिया के तमाम धर्मों के बीच मौजूद समानताओं पर गौर करने से खुद को नहीं रोक पाया। धर्म बताता है कि पहले इंसान कितना एडवांस था, मगर युद्ध, लालच, भोग विलास और कपट ने मानव जाति को बर्बाद कर दिया। बाइबल में एक ऐसे मानव जाति के बारे में लिखा है जो गुरुत्वाकर्षण की खोज से पहले सर्वश्रेष्ठ होती थी, और जीना ने भी हमें कुछ ऐसी ही बातें कही।
जीना ने एलेक को कई और रोचक बातें बताई। उन्होंने कैसी अंडर वाटर सुरंग का जिक्र किया जहां वो अपने साथियों के साथ रहती है और कैसे वो लोग दुनिया के तमाम बड़े लोगों के साथ संपर्क में हैं। मगर ये लोग कहते हैं कि इस अद्भुत ज्ञान के लिए शायद अभी दुनिया तैयार नहीं है। दोस्तों, मुझे ये कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर लग रही थी, पर मैं उसकी इस बात का पूरा विश्वास करता हूँ क्योंकि ऐसी कई दूसरी कहानियां, किस्से और फैक्ट्स हैं जो इस कहानी की बातों पर सवाल खड़े करते हैं। पर उनकी बात कभी और करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मामले को और गहराई से समझने के लिए आप खुद एलेक की किताब पढ़ सकते हैं। तो आखिरकार काफी सारे हिस्ट्री लेसन्स, अचंभित कर देने वाले विवरण और स्पेसशिप की राइड के बाद, जी हाँ, एलेक को स्पेसशिप में भी घुमाया गया था और उनकी सेक्स की बातें भी हुई थीं। और फिर उन्हें अर्थ पर उसी जगह भेज दिया गया जहां से वे उन्हें उठाकर लाए थे। शायद इसीलिए एलेक को लगा जैसे समय बीता ही नहीं, क्योंकि वो फिर उसी कार में थे। पर असल में वो 10 दिनों तक किसी एलियन प्लेनेट में गुजार कर आए थे। जब एलेक ने अपनी आप बीती का थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को बताया तो उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। उनके साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पुलिस, SIS, वैज्ञानिक, CIA और हर शख्स उन एलियंस के बारे में ही जानना चाहता था जिसका जिक्र एलेक ने किया था, मगर कोई उनसे ये सब बातें नरमी के साथ नहीं पूछ रहा था। उन्होंने चीजें नोटिस करनी शुरू की। लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो गाड़ी जिसे एलेक ने पहले कभी नहीं देखा था, उनके स्ट्रीट के आखिरी 2 घरों के पास पार्क्ड रहती थी। उन्होंने माहौल बदलने के लिए अपना घर भी बदल लिया, मगर उनका पीछा होता रहा। और जब लोग उनका पीछा नहीं कर पाते थे तो सीधे घर पहुंचकर सवाल करने लगते थे। एक बार तो लोग उन्हें महज इस बात पर नाजी ठहरा रहे थे क्योंकि उनके पिता के पूर्वज जर्मनी से थे, मगर एलेक तो अपने जन्म से ही न्यूजीलैंड में रह रहे थे। ये घटना उनके लिए एक बुरे मजाक जैसी थी। वो लिखते हैं, वो मुझसे कहते थे कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया जाएगा, मगर मैं जानता था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं तो बस उन्हें हंसकर ऐसी फिजूल मदद के लिए शुक्रिया अदा कर देता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ऐसा हुआ भी। एक के बाद एक एलेक के ऊपर संकट आने लगे और उनके पीछे इन एजेंसीज का ही हाथ था। कम से कम 1987 तक तो एलेक एक सामान्य मोटर व्हीकल डीलर ही थे, मगर स्टॉक मार्केट क्रैश होने से उनका धंधा चौपट हो गया। तब वो एक कानूनी कारोबारी नहीं थे, पर गिनी चुनी गाड़ियों की छुपा कर डील करवा देते थे। एक दिन उनकी मुलाकात ऑकलैंड सिटी में आयोजित एक नीलामी में एक शख्स से हुई। उसने अपना नाम जेफ राइट बताया और कहा कि उसके पास सस्ती जापानी गाड़ियों का भंडार है जिसे वो बिना डीलर की मदद से नहीं बेच सकता। एलेक को ये अपने लिए मौका लगा, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ और थोड़ी पड़ताल के बाद भी जेफ एक सच्चा कारोबारी ही लग रहा था। इसीलिए एलेक ने जेफ के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो 9 महीने तक चला। जब भी कोई कार आती थी तो जेफ एलेक को फोन करता था और गाड़ी लेने के लिए मनाता था, और अक्सर एलेक गाड़ियां ले भी लेते थे, मगर जब पैसे नहीं होते थे तो साफ मना कर देते थे। मगर एलेक को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब एक जाल है, क्योंकि जो गाड़ियां जेफ उन्हें बेच रहा था वो सारी कोर्ट की नजरों में चोरी की होती थीं, और ऐसी कुल 6 इंपोर्टेड गाड़ियां थीं। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो एलेक को दोषी पाया और वो उन्हें कड़ी सजा देना चाहते थे। यहाँ तक कि बगैर चोरी की गाड़ियों का इल्जाम भी उनके माथे मढ़ा जा रहा था, क्योंकि वो एलेक को पसंद नहीं करते थे। वो लिखते हैं कि एजेंसियों ने काफी योजनाबद्ध तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी गलतियों को इकट्ठा कर सारे सबूत जुटाए और फिर मुझे धमकाने आए। उन्होंने फिर से वही कहा कि सहयोग करो या मारे जाओ। उनको लगा कि मैं डर जाऊंगा, मगर मैं अड़ा रहा और मेरा केस जो बस 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो 2 सालों तक चला। काफी सुनवाई हुई, शायद 20 के करीब। वो मेरे जीवन के हर छोटे पहलू को तोल मोल रहे थे। मुझे यकीन था कि वो ऐसा पहले भी कर चुके थे, पर कब, किसके लिए और मुझसे पहले और कितने लोगों के साथ, मुझे पता नहीं था। मैं अपनी न्याय व्यवस्था के हर भाग में अपना भरोसा खो रहा था, पर मैं जानता था कि ये सब उनके लिए महज खेल है, पर वो मेरी जिंदगी से खेल रहे थे। एलेक कंगाल हो चुके थे, उनकी संपत्ति खत्म हो गई थी।
वकील रखने तक का पैसा नहीं था, और ये सब एलियन से उनकी मुलाकात के बारे में जानने के लिए रची गई एजेंसियों की साजिश थी। वो सब जानना चाहते थे, पर एलेक्स फिर मुकर गए। नतीजा 2 साल बाद वो केस हार गए। वो लिखते हैं, मुझे 12 महीने जेल में रहना पड़ा और उस कठिन दौर में मुझे सोचने और अपनी कहानी को क्रम में जमाने का मौका मिला। तब एक रोज मैंने सारी डिटेल के साथ इसे लिखने का फैसला किया, क्योंकि अब ये मेरा निजी मामला नहीं था, मुझे दुनिया को इसके बारे में बताना था। तो ऐसे एलेक ने अपनी किताब लिखी। तो अगर ये सब कुछ मनगढ़ंत है भी, तो फिर एजेंसियां उन पर दबाव क्यों डाल रही थी? जब तक उन्होंने अपनी किताब नहीं छपाई, एजेंसियों ने उनकी बात पर थोड़ा भरोसा किया और उनसे और जानकारियां निकलवाना चाहिए। यहां तक कि उन्हें किडनैप करके एक वीरान जगह पर पूछताछ करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब एलेक्स सच बोल रहे थे? क्या वो सच में एलियन से मिले थे? मेरी नजर में यह सब सच से ज्यादा बनावटी लगता है। एलेक ने कहा कि इंसान एलियंस से जुड़े हैं और एलियंस भविष्य के इंसानों से, और उन्हें टाइम ट्रेवल करना आता है। मगर जिन परग्रहियों से एलेक मिले थे वो शायद विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ही इंसानों से दूर रहने का फैसला किया था, और शायद इसीलिए वे अक्सर वक्त में पीछे जाकर पूर्वजों के उस फैसले को बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि वर्तमान में वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, जो काफी अमेजिंग पर हर दूसरी साई-फाई फिल्म की कहानी जैसी लगती है। इन सब के साथ एलेक ने अपनी किताब में अपने एक फीमेल एलियन के साथ रिश्तों के बारे में लिखा है, जो हर पक्ष से काफी खूबसूरत था। जब वो मुझे देखते थे तो मैं जैसे जम सा जाता था। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एलेक से सेक्स को लेकर काफी बातें हुई, मगर मुझे उस पर कोई शक नहीं है। दरअसल मुझे तो उनकी ये बात पच नहीं रही। मैं पूरी तरह से जिंदा था और ड्रैगन लाइन से स्कूल की तरफ जा रहा था, और वहीं ड्रैगन लाइन पार्क में मुझे चमकदार चीज दिखी, और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसे कैसे किसी और दुनिया में जा सकता हूं। जब मैं बच्चा था तब सीगुल्स को पकड़ा करता था, और ये पार्क जो समुद्र के किनारे के पास है, वहां अब भी सीगुल्स हैं। जब भी लाइट चमकती है तो मुझे वो सब जमे हुए लगते हैं, पर मैं चल सकता हूं। तो जरूर ही वहां कुछ ऐसा था जिसका मुझ पर असर नहीं होता था, और उस रोशनी से जो लोग बाहर आते थे वो यहाँ के समय को रोक देते थे। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि उस क्षेत्र के बाहर जो दुनिया थी, उसके मुकाबले मेरा समय 1000 गुना तेजी से चल रहा था। ये पहली बार नहीं था जब एलेक ने ऐसी चीजें देखी। उनके अनुसार बचपन से ही ऐसे एलियन देखे जाने के वे अनुभव कर चुके थे, पर पता नहीं क्यों ये सब मुझे काफी मनगढ़ंत सा लगता है। और इनकी सच्चाई जानने के लिए शायद आपको उनकी तीसरी किताब को भी पढ़ना होगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो भी बातें साझा की हैं, उनमें काफी सारे लूप होल्स हैं। जैसे इतने लोगों में केवल वे अकेले ही क्यों थे जिन्हें एलियंस ने चुना। वे खुद कहते हैं कि ये अचानक और कभी कभार होने वाली घटना है, पर अपनी उसी बात को वो आगे लाइट चमकने पर हर बार सीगुल्स के जम जाने की बात कहते हैं। वहीं बातों को बिल्कुल समान घटनाओं जैसे बयान करते हैं, जैसे वो ऐसा होता हुआ कई बार देख चुके हों, मगर हर बार ऐसे दिखाते हैं जैसे पहली बार ही देखा हो। ये बात कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। वो ये भी फील करते हैं कि उन्हें एलियंस ने उनके बचपन से ही प्रिपेयर करवाया है, ताकि जब वो उन्हें किडनैप करें तो उनके पास लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक आकर्षक कहानी हो। वो कहते हैं कि इस घटना के लिए वो चुने हुए शख्स थे, जैसे कोई बेहतरीन फिल्म चल रही हो। मुझे 5 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग मिल रही थी, इसलिए मुझे ये मालूम था कि आगे चलकर मेरे जीवन में कुछ बड़ा जरूर होने वाला था। इसकी मुझे तैयारी करवाई जा रही थी, तो मैंने भी सब सच मान लिया और वक्त के साथ उन बातों को कहीं ना कहीं भूलता चला गया। मगर जवानी में
अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि एलियंस होते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसे कई दावे दूसरों ने भी किए हैं और ये यूनिवर्स सिर्फ हम इंसानों के रहने के लिहाज से काफी बड़ा है। पहले की कहानी में मुझे लूप होल्स दिखते हैं जो उन पर शक करवाते हैं। उनकी किडनैपिंग की घटना रहस्यमयी और सच्ची जरूर लगती है, क्योंकि उनकी बुक में इस बारे में सफाई से लिखा है। पर जब आप उनके बचपन के अनुभवों को शामिल करते हैं तो समझ पाते हैं कि वे अपने भूले हुए अनुभवों का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं और उनकी कहानी थोड़ी बनावटी लगने लगती है और शक होता है कि क्या वो सच में किडनैप हुए भी थे या महज कहानी लिखने वाले एक अच्छे राइटर हैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूंगा, उनकी किताब पढ़ने में काफी अच्छी है और अगर आप उनके किडनैपिंग के हिस्से को भूल भी जाएं तो भी कहानी जबरदस्त है। मगर जाते जाते मैं आप सभी को ब्रिटिश मिलिट्री और नाटो चेयरमैन लॉर्ड एडमिरल हिल नॉर्टन की एक बात बताना चाहता हूँ। वो कहते थे कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी पृथ्वी पर वर्षों से लगातार परग्रही शक्तियों का आना जाना रहा है। वो कैसे हैं, कौन है और क्या चाहते हैं, वो वैज्ञानिक तफ्तीश का हिस्सा होना चाहिए, न कि नासमझ पत्रकारिता का। तो आप सब क्या सोचते हैं? क्या एलेक की कहानी सच्ची है या सिर्फ वो महज एक अच्छे लेखक हैं?